मित्रों, साथियों, आपका सादर अभिवादन। मैं अनिल सारस्वत। जब देश कोरोना या कोविड-19 के चंगुल में आया, तब सरकार ने संपूर्ण देश को लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन करने के साथ साथ सरकार ने रामायण और महाभारत जैसे सीरियलों का प्रसारण शुरू किया। ये दोनों महाकाव्य हमें जीने की कला तो सिखाते ही हैं, साथ ही आदर्श मार्ग पर भी ले जाते हैं। रामचरितमानस या रामायण का प्रसारण जब हो रहा था, तो अचानक ही मेरे विचार वर्तमान राजनीति की तरफ मुड़ गए और मैं यह सोचने लगा कि रामचरितमानस में रामचंद्र जी के, उनके पूरे परिवार के, रामचंद्र जी के विशेष तौर पर शासक के जो गुण हैं, उन गुणों को देखकर मैं वर्तमान राजनीति से तुलना करने लगा। जब हम यह देखते हैं कि हमारे महाकाव्य, हमारे पूर्ववर्ती, हमारे पूर्वज किस तरह देश पर शासन किया करते थे, उनके शासन की नीतियाँ क्या थीं, तो निश्चित रूप से हम उस काल की और इस काल की राजनीति की तुलना करने लगते हैं, जो कि मैंने की। रामायण सीरियल का प्रसारण आज से लगभग 32-33 वर्ष पूर्व हुआ था। उसे मैंने उस उम्र में भी देखा था और अभी जो सीरियल शुरू हुआ, तो मैंने इसे अपनी बढ़ती हुई उम्र में फिर एक बार देखा। इस बार देखने के साथ साथ मैं परिपक्व हो चुका था। आदर्श को बहुत अधिक ग्रहण करने की क्षमता मेरे अंदर आ चुकी थी, जबकि वह क्षमता 32-33 वर्ष पूर्व मेरे में नहीं थी। राजा राम जी ने जो शासक के रूप में गुण निभाए हैं, जिन आदर्श परंपराओं का पालन किया है, हम यह तो नहीं कहते कि वह आज सभी के सभी वर्तमान युग की राजनीति में निभाए जा सकते हैं, किंतु इतना अवश्य कह सकते हैं कि उनके आदर्श को, उनके चरित्र को कुछ अंशतः तो वर्तमान राजनीति को ग्रहण करना ही चाहिए। रामायण हमें आदर्श मूल्यों पर चलने की राह दिखाता है, तो महाभारत में शकुनी द्वारा छल कपट, किसी भी तरह से सत्ता को हथियाना है। हम देखते हैं कि राम जी के शासनकाल में रामायण में बिल्कुल साफ जनतंत्र था। कहने को वह राजा थे, राजा माना गया, किंतु समूची रामायण में जनतंत्र ही दिखाई देता है। राम जी ने आदर्शों के मूल्यों को स्थापित करने के लिए जनतंत्र के झूठ कहने के पश्चात भी अपनी पत्नी माता सीता जी का त्याग किया। यह जनतंत्र की एक उत्तम पराकाष्ठा है। इस पराकाष्ठा को रामायण देखने के बाद ही हम जहन में उतार पाते हैं, किंतु जब हम वर्तमान राजनीति से तुलना करते हैं, तो हमें यह लगता है कि महाभारत के पदचिन्हों को हमारे राजनीतिक दलों ने अत्यधिक अपनाया है। शकुनी की चालों को, छल कपट को ज़्यादा ग्राह्य किया है। मैं एक बात और सोचता हूँ कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरित्र के काफ़ी सीरियल दिखाए, संपूर्ण काफ़ी ही दिखाया। मैं यह सोचता हूँ कि जो इस विषय से संबंधित हैं, जो राम जी के रोल की तरह शासक बने हुए हैं, क्या उन्होंने इस सीरियल का एक भी पार्ट देखा?
एक भी सीरियल देखा? यदि हाँ देखा, तो फिर इन्होंने कितना सबक लिया राम जी के आदर्श मूल्यों को स्थापित करने के लिए? राजा बन जाना ही पर्याप्त नहीं है। राजा बन जाने के पश्चात जो कर्तव्य जुड़े हुए हैं, उन कर्तव्यों को मैं यह बिल्कुल नहीं मानकर चलता कि इस युग में हमारे देश की राजनीति में निभाया जा रहा है। बल्कि मैं यही देखता हूँ कि दुर्योधन और शकुनी, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र के पदों पर, उनके निष्कृष्ट कार्यों पर हमारे देश की राजनीति के नेता जो सत्ताधीश हुए हैं और होंगे, वह बिल्कुल भी नहीं अपनाते। बड़ा आश्चर्य होता है। सरकार ने दोबारा जो ये सीरियल दिखाया, मैं इसके लिए तो कृतज्ञ हूँ, किंतु मैं यह भी सोचता हूँ कि जनमानस को सबक देने से पहले क्या शासक इस आदर्श नीति को अपनाए? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का शासनकाल, जिसमें कि यह जानते हुए भी कि सीता निर्दोष हैं, रामचंद्र जी ने उन्हें जनता के एक भी व्यक्ति के कहने पर निष्कासित कर दिया। माँ सीता ने किस तरह वनवास में अपना समय व्यतीत किया, लव कुश को जन्म दिया, मिथिला देश की राजकुमारी और जिसकी सीमाएं अनंत थी, राजा राम जी अयोध्या के दो पुत्रों ने वहाँ सीता माँ ने वाल्मीकि जी के आश्रम में जन्म दिया। दोनों के बड़े हो जाने के पश्चात भी जब वह पुनः सीता माता के गुणों का बखान करके जनतंत्र को यह समझाना चाहते थे कि माँ सीता निर्दोष है, और प्रजा ने माना भी, इसके बाद भी प्रभु राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सीता जी को ग्रहण करने के लिए प्रमाण मांगा। उस समय जब रामचंद्र जी के साथ माँ सीता थी और उन्होंने आदर्श मूल्यों की ही स्थापना की, यदि हमारे शासकगण जो क्या सत्ता में बैठे हैं, वह अगर 1% भी इससे शिक्षा लें या पुरुषोत्तम श्री राम जी के पद चिन्हों पर चलकर उनके आदर्शों को 1% भी ग्रहण करें, तो यह उनकी नहीं, उनका नहीं, हमारा सौभाग्य होगा। क्योंकि हम अपने देश के शासक को 1% के रूप में राजा रामचंद्र जी, पुरुषोत्तम जी के रूप में देख सकेंगे। जब वर्तमान की राजनीति की तरफ, उसके गुणों अवगुणों की तरफ मेरे विचार मुड़े, तो यह आप भी देख रहे हैं और मैंने भी देखा कि राजनीतिक दल एक दूसरे के विरुद्ध किस तरह अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। मैंने सोचा चलो राजनीति के उस दलदल में भी झांका जाए जिसमें से बहुत दुर्गंध आ रही है, जिसके पास खड़े रहना तो मुश्किल है ही, जाना तो संभव है ही नहीं। इस दलदल में जो राजनीतिक दल के सियासी नेता तैर रहे हैं, और हम उस दलदल के बहुत दूर खड़े होने के बाद भी उसमें से दुर्गंध आती हुई महसूस करते हैं। यह एक दूसरे के ऊपर जो लांछन लगाते हैं, जो आरोप लगाते हैं, उसमें कितनी निष्कृष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह हमारे सामने है। मैं यह मानकर चलता हूँ कि ऐसी निष्कृष्ट भाषा तो असभ्य और वन्य प्राणियों में भी नहीं पाई जाएगी, जिस भाषा का प्रयोग हमारे राजनीतिक दल आजकल एक दूसरे का चीरहरण करने के लिए उपयोग करते हैं। साथियों, मैं यहीं आकर नहीं रुका, चूँकि राम जी का चरित्र या रामचरितमानस, रामायण
बहुत पूर्व काल की बात है। मैंने इतिहास के पन्नों में झांका। मैं लगभग 100-150 वर्ष पूर्व के इतिहास में गया और वहाँ मैंने अच्छे शासकों को पढ़ा। अच्छे शासकों की को जो मैंने पाया, मैं जो लोकप्रिय शासक रहे, छत्रपति शिवाजी, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, समुद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, महाराजा रणजीत सिंह। यह किसी पहले के युग की बात नहीं है, कुछ ही वर्षों पूर्व की बात है। इन शासकों ने देश पर शासन किया। उस समय भारत का नक्शा इतना छोटा नहीं था, बहुत विशाल राज्य था। इतने विशाल राज्य में उन्होंने आदर्श मूल्यों को स्थापित किया। आदर्श मूल्यों को स्थापित कर जनता के सुख दुख का पर्याप्त ख्याल रखा। यह लंबी बात नहीं है। 100-150 वर्ष के कार्यकाल के पश्चात हमारे राजनीति इतनी पथभ्रष्ट हो जाएगी, यह सोचा भी नहीं जा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि जो सियासी दलों के नेता हैं वह इतिहास नहीं पढ़ते, वह ऐसा कोई पाठ नहीं पढ़ते जो उनकी विचारधारा को आदर्श की ओर ले जा। किसी भी तरह से मिले, छल कपट द्वेष कुछ भी हो, वह सिर्फ सत्ता और सत्ता ही पाना चाहते हैं। राम जी के राज्य में छोटी सी बात को भी इतना महत्व दिया जाता था, किंतु वर्तमान में तो यह पता ही नहीं लगता कि सरकार क्या सोच रही है और क्या कर रही है, वास्तविकता क्या है। ताजा उदाहरण यह है कि जो लोग बंबई से अपने घर या अन्य शहरों से अपने निवास की ओर रेल मार्ग द्वारा प्रस्थान कर रहे थे, तो उनसे भी इस विकट परिस्थिति में, जबकि व्यक्ति के पास अनेकों व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास 1 रुपया भी नहीं है और वह दूर दराज दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं, मजबूरन बस रुके हुए हैं, उनसे भी सरकार किराया वसूल करने के साथ साथ 50 रुपये अतिरिक्त चार्ज स्पेशल ट्रेन चलाने का ले रही थी। राजा को अपनी प्रजा के दशा का, प्रजा की स्थिति का, हर स्थिति का, आर्थिक सामाजिक जरूर सूचना होना चाहिए। यह जरूर पता होना चाहिए कि मेरे शासन में किस तरह से देश के आम आदमी, निम्न वर्ग जीवन व्यतीत कर रहा है। क्या यह पता सरकार को नहीं था कि 40-45 दिन तक भुगतने के बाद यह व्यक्ति किस तरह अपने घर जाने को मजबूर हुआ है। वह नहीं रहना चाहता, वह अपनों के बीच रहना चाहता है। इसके साथ ही एक बात और है कि जब आपको रेल मार्ग चालू ही करना था, मजदूरों को घर वापस लाना ही था, तो फिर यह कार्य 40-45 दिन पूर्व क्यों नहीं किया गया, जब तक हमारे देश में कोविड ने इतना प्रभाव भी नहीं डाला था। शुरुआत थी, अगर उसी समय इन मजदूरों को आप उनके निवास स्थान तक पहुंचा देते तो यह सजा इन्हें नहीं भोगना पड़ती, पैदल मजदूर नहीं गए होते, भूख से आहत नहीं हुए होते, दूसरों की दया पर निर्भर होकर एक वक्त का खाना न ले रहे होते। जब कोई लेता है और अगर वह, मैं कहूँ कि थोड़ा भी आत्मसम्मान रखता है और जब वह कुछ लेता है तो वह अपने आप को जलील महसूस करता है, उसके अंदर जलालत पैदा होती है। उस स्थिति से 40-50 दिन यह इस देश के नागरिक जो गरीब हैं, उस स्थिति में भी इन्होंने अपना जीवन जिया।
काश यह काम पहले ही हो गया होता। अब मैं राजनीति के शासक नेता, जिन्हें मैं पहले ही राजनीति का दलदल और उससे आने वाली दुर्गंध कह चुका हूँ, उनके कुछ वाक्य ऐसे हैं जो जलील करते हैं, हमें और आपको सुनने में भी अभद्र लगते हैं। मैं फिर साफ कर दूं कि मैं नेता नहीं हूं, मैं किसी दल का समर्थक नहीं हूं। मैं 1980 से पत्रकारिता के क्षेत्र में हूं, अंचल में हूं। मैं भेदभाव नहीं करता। पत्रकारिता जब मैं करता हूं तो मैं किसी भी दल का विरोध नहीं करता और ना ही समर्थन करता हूं। अब मैं उन नेताओं के कुछ बयान आपके सामने रख रहा हूं जो समय समय पर फूहड़ तरीके शब्दों का उपयोग कर एक दूसरे पर लगाए गए। मैं यह नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। सभी दलों के नेताओं की यह आज आम आदत बन चुकी है कि वह कितने फूहड़ निष्कृष्ट शब्दों का उपयोग कर सामने वाले नेता की आलोचना करें। प्रवेश वर्मा केजरीवाल को नक्सली और आतंकवादी कहा। सुरेंद्र सिंह विधायक, राहुल गांधी ने नर्तकी सपना चौधरी को अपना लिया है। कुल परंपरा को आगे बढ़ाएं। उनकी माताजी भी इटली में इसी पेशे में थी। आदित्यनाथ ने केजरीवाल को लतखोर कहा। पंकजा मुंडे ने राहुल गांधी को बम बांधकर दूसरे देश में भेज देने का बयान दिया। गणपति विसावा, जब राहुल गांधी कुर्सी से उठते हैं तो ऐसा लगता है कुत्ते का बच्चा पूंछ हिलाते हुए खड़ा हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संसद में एक महिला सांसद कांग्रेस की रेणुका चौधरी के बारे में जो कहा, सुपर्णखा की हंसी से की। कभी विधवा महिला, कभी इटालियन, कभी सांड, इस तरह के, कभी खूनी, इन शब्दों का प्रयोग हमारी राजनीति में, हमारे देश में हो रहा है। बहुत ही चिंतनीय है। पीढ़ियां आएंगी जाएंगी, हमारे पूर्वज भी नहीं रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब नहीं रहे जो कि भगवान थे, तो हम और आप बहुत समय तक यह देखने के लिए इस संसार में नहीं रहेंगे कि राजनीति कब आदर्श के रूप राह पर जाएगी। यह तय है। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो सियासी दल हैं और उनके जो नेता हैं, वह इतिहास के आदर्श को पढ़ें, अवश्य पढ़ें। पढ़ने के पश्चात उस मार्ग पर 0.001% भी चलें तो अत्यधिक प्रसन्नता की बात होगी। हमारे देश की राजनीति और शासकों का स्वभाव बदले, जनहितकारी हो। इसी आशा के साथ मैं यह अनुरोध कर रहा हूँ। साथियों, मैं आपसे अपने हर वीडियो में अनुरोध करता हूँ कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी गलतियों का आईना मुझे अवश्य दिखाएं। मेरा फिर आपसे एक बार अनुरोध है। धन्यवाद। जय हिंद।